जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार पुलिस के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो बिहार पुलिस का जो सेशन होता है यह एक ज़बरदस्त सेशन होता है। बस आप सभी लगातार बनकर इस सेशन का लाभ उठाइए, यह ज़बरदस्त आपको फ़ायदा करेगा। क्योंकि बिहार पुलिस में अगर आप 50 क्वेश्चन हूबहू अगर मेरे सेशन से आपको अगर लड़ जाता है तो उसके बाद जो आपको 50 क्वेश्चन अगर बचता है, आप 50 क्वेश्चन को अगर आप सोच समझ के मारिएगा तो 70 का काटा पार हो जाएगा। और 70 का जब काटा पार हो जाएगा, आपको 65 का काटा भी पार हो जाता है तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं रुकने वाला है, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी है। इसीलिए आपके सामने एक एग्जाम डेट पड़ा हुआ है। आप लोग लगातार मेहनत कीजिए और अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करेंगे। इसमें हम स्टैटिक जीके और साइंस वगैरह को हम लोग कवर करने वाले हैं, और जो रेलवे का जो सार संग्रह है वो भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि वह बिहार पुलिस से मिलता जुलता रहता है। तो चलिए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। यह सेशन आपका लगभग 35 से 40 मिनट का सेशन होने वाला है, जो कि एक जबरदस्त सेशन होगा। तो चलिए आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है, अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं या दाढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में भी करते हैं। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के डॉक्टर के द्वारा, यानी आंख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वहीं उत्तल दर्पण का प्रयोग जो किया जाता है वह आपका साइड मिरर के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग प्रश्न करेंगे। बहुत अधिक से अधिक प्रश्न करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्न करेंगे तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है कि टच करेगा। क्योंकि अगर कम क्वेश्चन कर पाएंगे तो फिर जो है कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग फटाफट प्रश्न करने का प्रयास करेंगे, और ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा। आपका 40 मिनट का सेशन होने वाला है, और 40 मिनट के अंदर लगभग 300 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं। 300, 400, 500 तक भी प्रश्न देखेंगे। आप लगातार खाली सुनते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया है? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो किया है वह आपका साकले और बार्डिन ने किया है। साकले और बार्डिन नाम के वैज्ञानिक ने 1948 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का खोज किया है। और याद रखिएगा, कंप्यूटर के दूसरे पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। और ट्रांजिस्टर के पहले पीढ़ी में कंप्यूटर के पहले पीढ़ी में जो है कि सेफ्टी जो है कि वाल्व का प्रयोग होता था। और कंप्यूटर के तीसरे पीढ़ी में जो है कि आईसी चिप्स का प्रयोग होता था। आगे बढ़ते हैं। और आईसी चिप्स का खोज किसने किया है? तो आईसी चिप्स का जो खोज किया है वह जे.एस. किल्वी ने किया है। और आईसी चिप्स पर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है, और सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल के रूप में भी करते हैं, याद रखिएगा। और सौर सेल जो होता है वह सौर ऊर्जा को जो है कि आपके सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में, तो याद रखिएगा सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर पर सेकंड होती है। वहीं CO2 में 260 होता है। CO2 में कितना होता है? 260 होता है, याद रखिएगा। वहीं वायु में 332 मीटर पर सेकंड होता है। और भाप 100 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो भाप 100 डिग्री सेल्सियस में 405 होता है। कितना होता है? 405। आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल में ध्वनि की चाल 12-13। अल्कोहल में ध्वनि की चाल 12-13। अल्कोहल में कितना होता है? 12-13। आगे बढ़ते हैं। जल में होता है 1483। जल में कितना होता है? 1483। और याद रखिएगा, भारी जल में कितना होता है या समुद्री जल में कितना होता है? 1533। समुद्री जल में 1533। और सब जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं। पारा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? पारा में 1450 होता है। कितना होता है? 1450। आगे बढ़ते हैं। लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 5130 होता है। लोहा में 5130 होता है, याद रखिएगा। और बात करते हैं लोहा के प्रमुख अयस्क का नाम क्या है? तो लोहा के प्रमुख अयस्क का नाम है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। और हेमाटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, क्योंकि हेमा में 2 अक्षर होता है और फिर Fe2 लगा देना है। और मैग्ने में 3 अक्षर होता है तो Fe3 लगा देना है। तो हेमाटाइट हो गया Fe2O3 और मैग्नेटाइट का हो गया Fe3O4, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और लिमोनाइट भी लोहा का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। कांच में ध्वनि की चाल 5640। कांच में ध्वनि की चाल 5640। आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम में सबसे अधिक होती है, 6420 होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है, तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो होती है वह इस्पात में होती है। अगर इस्पात ऑप्शन में नहीं है तो आप एल्युमिनियम टच कर सकते हैं, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, ध्वनि के अपवर्तन के कारण दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। तो याद रखिएगा, ध्वनि के अपवर्तन के कारण आपका दिन के अपेक्षा रात में ध्वनि अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। साथ ही साथ ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही कोई भी वस्तु जब पानी में रहती है तो अपने वास्तविक ऊंचाई से जो है कि ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। याद रखिएगा, समझ में आ गया। जैसे मछली वगैरह देखिएगा पानी में, तो वह आपका वास्तविक ऊंचाई से जो है कि ऊपर उठा हुआ हमको प्रतीत होता है। समझ में आ गया। इसीलिए जब आप मछली को ऊपर से जो है कि ऊपर से अटैक कीजिएगा तो आपको लंबा दूरी तक अटैक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, और प्रतिध्वनि जो हमको सुनाई पड़ता है, इको साउंड जो सुनाई पड़ता है, तो वह परावर्तन के कारण, किसके कारण? परावर्तन, यानी कि आपका रिफ्लेक्शन के कारण जो है कि ध्वनि का परावर्तन होता है। यानी ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारतीय आयात निर्यात बैंक का स्थापना कब हुआ है? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक का स्थापना 1982 में हुआ है। कब हुआ है? 1982 में हुआ है। याद रखिएगा। वहीं भारतीय आयात निर्यात बैंक का स्थापना 1982 हो गया। इसी को हम लोग एक्जिम बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्जिम बैंक, यानी EXIM, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का स्थापना 1982। वहीं नाबार्ड का स्थापना भी 1982 हुआ है। और राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना 1988 में हुआ है। वहीं बात करते हैं आपका जो है कि सिडबी का स्थापना कब हुआ है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, उसका स्थापना 1990 में हुआ है। और IDBI बैंक का स्थापना कब हुआ है? तो IDBI बैंक का जो स्थापना हुआ है वो आपका 1964 में हुआ है। और UTI का स्थापना भी 1964 में हुआ है। SBI का स्थापना 1955 में हुआ है। LIC का स्थापना 1956 में हुआ है। DRDO का स्थापना 1958 में हुआ है। साथ ही याद रखिएगा, नासा का स्थापना भी 1958 में हुआ है। इसरो का स्थापना 1969 को हुआ है। और अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का स्थापना 1972 में हुआ है। और भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत 1963 से केरल के थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र से किया था। याद रखिएगा, नाइक एपास नाम का रॉकेट छोड़कर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अम्ल वर्षा किसका किसका मिश्रण होता है? तो अम्ल वर्षा SO2 और NO2 का मिश्रण होता है। और अम्ल वर्षा तब कहलाता है जब वर्षा का जल का pH मान 5.6 से कम होता है। समझ में आ गया। और सबसे अधिक अम्ल वर्षा जो होती है वह नॉर्वे में होती है। और सबसे पहले अम्ल वर्षा जो हुआ था वह स्वीडन में हुआ था 1972 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम क्या है? तो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम पृथ्वी है। क्या नाम है? पृथ्वी है। आप लोग को बार बार बताते हैं, आप लोग एक बार कम से कम टेलीग्राम चैनल पे जो आप लोग को सिलेबस मिलता है, आप लोग उसको कम से कम एक बार देखिए। एक बार देखिए, उसके बाद आपको वीडियो जो मिलता है आपको उसको एक बार सुनिए। और उसके बाद थोड़ा बहुत आप अपना शॉर्ट नोट बनाने का प्रयास कीजिए। देखिएगा आपका तैयारी अगर बेहतर नहीं होता है तो फिर बोलिएगा। और बहुत को लगता होगा कि नहीं ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, तो आप गारंटी मानिए कि ये सब आप नेगेटिव नहीं सोचिए, क्योंकि हम भी एग्जाम देते हैं और भी बहुत सारे छात्र एग्जाम देते हैं। और यह हम ग्रुप डिस्कशन करवा के लगभग 30+ छात्र का सिलेक्शन दिवा चुके हैं। यह समझ लीजिए आप, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग जो है कि बड़े बड़े कोचिंग में जाते हैं, आप जाइए, आप पढ़िए, आगे बढ़िए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आपको वहां पर माइंड में बात अपलोड नहीं करवा दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर कोई नहीं है जो आपके माइंड में अपलोड करवा के आपको एग्जाम निकलवा देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई बच्चा सेलेक्ट होता है उसका खुद का मेहनत होता है। जो रूम में मेहनत कीजिएगा, ओरिजिनल मेहनत, वही मेहनत होता है। और आपको जो हम यह बार बार रिकॉल करवा रहे हैं ना, यह बहुत बड़ा फैक्ट होता है। और ऐसे अगर आप क्लास में सिलेबस पढ़ते हैं तो यह सिलेबस आपको किताब में भी लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई छात्र आपका यूपीएससी क्रैक नहीं कर देता है घर में बैठे बैठे। यही चीज है कि वो एक लगनशील है, आप लगातार मेहनत कर रहा है और किसी भी चीज को समझने का प्रयास करता है तो तभी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग में जाइए, हम एडमिशन ले लिए बस नौकरी मिल गया, ऐसा नहीं है। आप 100% में 90% बच्चा से जब मिलिएगा मार्केट में, भागलपुर, पटना, दिल्ली में, तो वह सिलेबस लगभग 5 साल पहले ही पढ़ के खत्म कर चुका है किसी ना किसी क्लास में, लेकिन अभी भी वह भटक रहा है। भटकने का कारण क्या है कि वह एक बार पढ़ लेने से उसके माइंड में बात नहीं आ गया। भले उसके अंदर एक स्टेमिना जागृत हुआ कि हम आगे पढ़ सकते हैं, आगे एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि आप सिलेबस पढ़ के बैठ गए, ठंडा पड़ गए। लेकिन आप लगातार जब किसी चीज को रिकॉल कीजिएगा, आप सीधा मानिए आपको क्वेश्चन अगर याद नहीं रहेगा तो क्या एग्जाम में आप बना दीजिएगा? नहीं बना पाइएगा। कुछ नहीं होता है, कितना बड़ा कोचिंग में आप क्लास ले लीजिए, कुछ नहीं होगा। जब तक आप लगातार मेहनत नहीं कीजिएगा, आप अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस डेली नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन से
लड़ना नहीं सीखिएगा और क्वेश्चन के प्रकृति को अगर नहीं समझिएगा तो कुछ नहीं होता है। आप कत्तो पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप लगातार बनते हैं, और सबसे बड़ा चीज होता है ग्रुप डिस्कशन। आपको जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप याद करते चलिए, और गारंटी देखिएगा, आप ही कहिएगा एक दिन कि बहुत फायदा हुआ यह क्लास देखकर। हकीकत बात बताते हैं, क्योंकि एक सीनियर स्टूडेंट होने के नाते आपको हम बता रहे हैं, आप लगातार बनकर रहिए, फायदा होना गारंटी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी के रूप में पूरा दुनिया जानती है, लेकिन उसके अलावा भी भारत में क्या कोई दो शहर है जिनको कि जुड़वा राजधानी कहते हैं? तो बोलिएगा हाँ है। तो वह केरल के अंदर में है, एक है कोचीन, एक है एर्नाकुलम। एक है कोचीन, एक है एर्नाकुलम, याद रखिएगा, दोनों को जुड़वा राजधानी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र की विभिन्न प्रकार की सहायक नदी है जो कि आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा, जिनका नाम है सुबनसिटी नाम है, लोहित है, कामेंग है, उसके बाद फिर आपका तीस्ता है। तो ये सब किसका सहायक नदी है? तो याद रखिएगा ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर पहाड़ी से, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का रोशनी गौतम बुद्ध को किस व्यक्ति ने कहा था? तो आपको पता है कि लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति के नाम से हम लोग गौतम बुद्ध को जानते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध को आखिर कहा किसने था इस नाम से? तो याद रखिएगा, अर्नोल्ड नाम के व्यक्ति ने। किस नाम के व्यक्ति ने? अर्नोल्ड नाम के व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना था, याद रखिएगा। वही तूफानी हिंदू के नाम से स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, क्योंकि 1893 ईस्वी में जो है कि वह शिकागो में धर्म सम्मेलन को सम्मिलित कर रहे थे, वहीं पर जो है कि इन्हें इस नाम से पुकारा गया, तूफानी हिंदू के नाम से। समझ में आ गया? वहीं याद रखिएगा, दक्षिण का जो आपको कहते हैं, दक्षिण का जो नेपोलियन कहते हैं, वह किस व्यक्ति को कहते हैं? तो दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र चोल को कहते हैं। लेकिन भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, B.A. स्मिथ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के किस जगह हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था आप लोग को पता है, सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को क्या कहा गया? तो गौतम बुद्ध के प्रथम जो धर्म उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था वो कहा गया महाविनिष्क्रमण। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। बार बार रिकॉल करवाते हैं। गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह, गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है, और गौतम बुद्ध के मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वह स्तूप है। क्या है? स्तूप है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और गौतम बुद्ध जब निर्वाण का प्राप्ति हो गया था, यानी उनका जब देहांत हो गया था, तो उसे क्या कहा गया? तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि अंग्रेज और पेशवा के बीच बेसिन की संधि कब हुआ था? तो अंग्रेज और पेशवा के बीच बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। 1802 में। तो आप लोगों के बीच विभिन्न प्रकार का हम संधि बताते हैं, तो यह संधि का ईस्वी आप लोग याद रखिएगा कब कब हुआ है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। खास करके एनटीपीसी या रेलवे के अंतर्गत जो एग्जाम होता है उसमें यह पूछा जाता है, और बिहार एसएससी में पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। वारणा की संधि कब हुआ है? 1731 में। वारणा की संधि 1731 में हुआ है। वहीं याद रखिएगा संगोला का संधि 1750 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगोला का संधि 1750 में हुआ है। वहीं याद रखिएगा सूरत का संधि 1775 में। वहीं पुरंदर 1776, बड़गांव की संधि 1779, फिर सालाबाई की संधि 1782, फिर देवगांव की संधि 1803 में, देवगांव का संधि 1803 में, फिर याद रखिएगा सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, यानी देवगांव और अर्जुन गांव दोनों 1803 में हुआ है। देवगांव और अर्जुन गांव दोनों कब हुआ है?
1803 में हुआ है। वहीं 1804 में याद रखिएगा राजापुर की संधि हुआ है। राजापुर की संधि कब हुआ है? 1804 में। वहीं 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1816 मिलेगा। तो 1816 में याद रखिएगा नागपुर की संधि, नागपुर की संधि। वहीं याद रखिएगा 1817 में 2 संधि हुआ है। 2 संधि में से एक हुआ है पूना का संधि और एक हुआ है आपका ग्वालियर का संधि। यानी गो प गप याद रखिएगा, गो से ग्वालियर, प से पूना। यानी गप जो लड़ाता है आदमी 17 आदमी से लड़ाता है। नहीं कोई कम कहते हैं कि 17 आदमी को बोल दिया देगा या फिर 17 आदमी के पास बोल दिया, इसका मतलब 16 को नहीं बोलता है, गप करने के दौरान बोलता है 17 आदमी को बोल देगा तो ये काम गड़बड़ा जाएगा, इसलिए 17 आदमी के पास बात नहीं जाना चाहिए। तो याद रखिएगा 17 आदमी के पास गप करना चाहिए। 17 आदमी के पास क्या करना चाहिए? गप करना चाहिए। यानी 17 यानी कि 1817 में याद रखिएगा ग्वालियर और प से पूना दोनों संधि हुआ है 1817 में। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर की संधि कब हुआ है? 1818 में, बहुत वीवीआई है। बेसिन का संधि आपको याद रखना ही रखना है, 100% याद रखिएगा। और बेसिन का संधि 1802 में हुआ है और सालाबाई का संधि भी याद रखना पड़ेगा 1882 में। वहीं आपको मंदसौर का संधि 1818 में याद रखना ही पड़ेगा और सूरत का संधि और पुरंदर का संधि, ये 4-5 संधि याद रखना पड़ेगा। पुरंदर 1776 में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सतलज नदी पर कौन सा बांध है? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है। कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध है। आगे बढ़ते हैं। जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है जो किस दर्रा में है? तो याद रखिएगा बनियाल दर्रा में है जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहां में है? जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। उसके बाद बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां है? कर्नाटक में है। और नागलहोर राष्ट्रीय उद्यान भी कहां है? कर्नाटक में है। ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान की मुद्रा येन है और चीन की मुद्रा युआन है। चीन की मुद्रा युआन, यानी छोटा के साथ बड़ा, बड़ा के साथ छोटा। यानी कहने का मतलब जो है चीन जो है वह छोटा देश है नाम के दृष्टिकोण से, तो चीन के साथ बड़ा ले लेना है, युआन ले लेना है 3 अक्षर का। और जापान देखिएगा 3 अक्षर का है तो उसके साथ छोटा लगा देना है, येन लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, अर्थात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। और दाब का एक और एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब का मात्रक कितना मान कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब का मान होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब का मान होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। और वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। क्या होता है? बार होता है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आपको बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, आप याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन टच कम से कम 50 क्वेश्चन हम जरूर करवा देंगे। आप लगातार बनकर रहिएगा और 50 क्वेश्चन जब आपको डायरेक्ट हम टच करवा देंगे तो 10-15 क्वेश्चन भी आप कैटेगरी में अगर सही कर लीजिएगा 50 में, तो समझिए आपका 60+ में रिजल्ट आराम से दे देगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि टाका किसका किसका मिश्रण होता है? तो टाका जो होता है वह टीन और सीसा का होता है। किसका होता है? टीन और सीसा का मिश्रण होता है। वहीं याद रखिएगा कासा किसका किसका होता है? तो Cu+Sn होता है कासा का, और Cu+Zn होता है पीतल का। Cu+Zn क्या होता है? पीतल का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। या बागवानी का उत्पादन भी क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और सब्जी का उत्पादन ओलेरीकल्चर कहलाता है। और पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहू असम का है। बिहू कहां का है? असम का है। और खेल गोपाल, कली गोपाल, ये दोनों भी कहां का है? असम का है। और अंकिता नाच भी कहां का है? याद रखिएगा, यह भी आपका असम का है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ है? 1961 से। और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। और कलिंग पुरस्कार का शुरुआत विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से हुआ है। कब से हुआ है? 1952 से। और मिस वर्ल्ड का शुरुआत 1951 से हुआ है। और मिस वर्ल्ड 1951 में, और मिस यूनिवर्स का शुरुआत 1952 से। संगीत नाटक अकादमी का शुरुआत 1953 से। और ललित कला और साहित्य अकादमी दोनों का शुरुआत 54 से। और भारत रत्न का शुरुआत भी 54 से। और विभिन्न प्रकार के पद्म पुरस्कार का शुरुआत भी 54 से हुआ, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। और सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, इनके द्वारा 1943 ईस्वी में आजाद हिंद सरकार का स्थापना किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और याद रखिएगा, नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। आपको बताते थे नाटा आदमी को जींस नहीं होता है, यानी नाटो का जींस करके याद रखिएगा, नाटो का जींस करके। और याद रखिएगा, नाटो का स्थापना 1949 में हुआ है, यानी जींस जो लीजिएगा 49 रुपया में लीजिएगा। कितना रुपया में? 49 रुपया में, याद रखिएगा। और नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। और बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से बेल्जियम को जानते हैं, अर्थात यूरोप का अखाड़ा के नाम से बेल्जियम को जानते हैं। वहीं यूरोप का जो खेल का मैदान कहते हैं, यानी प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप जो कहते हैं, वह स्विट्जरलैंड को जानते हैं। और स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक आल्प्स पर्वत का विस्तार है, याद रखिएगा। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां है? बर्न है। और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ध्यानचंद स्टेडियम किस शहर में है? तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद कहलाते हैं और इनका संबंध लखनऊ से था। और यह आपके हॉकी के जादूगर कहलाते थे और इनके द्वारा लिखा गया आत्मकथा का नाम है गोल। क्या नाम है? गोल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय किस शहर में है? कोलकाता में। कल भी बताए थे, राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में है और इसका स्थापना 1948 में हुआ है। कब हुआ है? 1948 में। आगे बढ़ते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर परियोजना, याद रखिएगा, गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। और काकड़ापारा परियोजना भी गुजरात में है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं उकाई परियोजना, तो यह भी आपका ताप्ती नदी पे गुजरात में ही है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना और इसका स्थापना 1948 में हुआ है। कब हुआ है? 1948 में हुआ है। और हीराकुंड बांध परियोजना का जो स्थापना हुआ है वह 1956 में हुआ है। कब हुआ है? 1956 में हुआ है हीराकुंड का। वहीं भाखड़ा नागल परियोजना का स्थापना 1963 से हुआ है, यह वाला याद रखना पड़ेगा। भाखड़ा नागल परियोजना का स्थापना 1963 में हुआ था। और भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे है। सतलज नदी पे, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं हम लोग कि उड़ीसा के महानदी पर कौन सा बांध है? तो उड़ीसा के महानदी पर, याद रखिएगा, हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। वहीं याद रखिएगा टिहरी बांध, याद रखिएगा, टिहरी बांध का स्थापना 2006 में हुआ है। और टिहरी बांध जो है वह किस नदी पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के ऊपर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। और याद रखिएगा, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं है। इसके बदले में वार्षिक वित्त विवरण का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 112 में। और याद रखिएगा कि बजट का जनक जो भारत में कहा जाता है वह जेम्स विल्सन को कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा जो है कि 1860 ईस्वी में पहली बार लॉर्ड कैनिंग के काल में बजट को पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं, और सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले जो व्यक्ति बने थे वो आपके मोरारजी देसाई बने, याद रखिएगा, 10 बार। आगे बढ़ते हैं, गेट का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग को बताए थे GATT। गेट जो है वह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था था जिसका स्थापना 1947 में किया गया था, लेकिन आगे चलकर 1995 में इसका नाम बदलकर 1 जनवरी के दिन जो है कि WTO कर दिया गया, यानी विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। तो उसी तरह से आप याद रखिएगा कि गेट का जो पहले नाम था, गेट का जो पूरा नाम हुआ करता था वो था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ में है? काठमांडू में, याद रखिएगा। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। और काठमांडू जो है वह बागमती नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और काठमांडू में ही आपका पशुपतिनाथ का मंदिर है, और पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वह शिव भगवान को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं,
सार्क का स्थापना कब हुआ है? तो सार्क का स्थापना 1985 में हुआ है। कब हुआ है? 1985 में हुआ है। और याद रखिएगा इसके अंतर्गत अगर देखते हैं सार्क में कुल 8 सदस्य देश है। 8 में से अपना भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। और याद रखिएगा कि आपका सार्क देशों में सबसे घना बसा जो देश है वह बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश है। और सार्क देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो अर्थव्यवस्था है वह भी बांग्लादेश का है, याद रखिएगा। और बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। और ढाका जो है वह बूढ़ी गंगा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं बांग्लादेश अपना राष्ट्र दिवस कब मनाता है? तो बांग्लादेश अपना राष्ट्र दिवस 26 मार्च को मनाता है। और बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। और बंग बंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जानते हैं। वहीं अगर बात करते हैं बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका है। क्या नाम है? टका है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रबड़ है एक क्या? तो रबड़ है एक प्राकृतिक बहुलक, या फिर रबड़ जो है वह एक आइसोप्रीन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और एसिटिलीन गैस जो बनता है वह कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराने से एसिटिलीन गैस बनती है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो याद रखिएगा हीरा है। कौन है? हीरा है। और हीरा जो अपर रूप होता है वह कार्बन का अपर रूप होता है। किसका अपर रूप होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो आपको जो हम लेवल दे रहे हैं वह फैक्ट एकदम बिहार पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल का लेवल का दे रहे हैं और बिहार एसएससी का लेवल का दे रहे हैं। आप लगातार बनकर फायदा उठाइए। जितने भी छात्र हैं वो हमारे सभी वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको हर एक वीडियो में आपको कंटेंट जबरदस्त मिलता है। आप लगातार बनकर रहिएगा, बहुत फायदा करेगा। आगे बढ़ते हैं। हम सीधा करते हैं। आप प्रीवियस उठा के देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, चाहे बिहार एसएससी का रहे या फिर आपका आरपीएफ का रहे या आपका बिहार पुलिस का रहे, आपको पता चल जाएगा लेवल सही है या गलत है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका एलपी में, अगर जो साइंस का बात करते हैं थोड़ा लेवल रहता है उसका, तो उसके लिए भी हम न्यूमेरिकल वगैरह बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग को जो अभी हम 3 वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं, करंट अफेयर्स का, एक लूसेंट सीरीज का और एक बिहार पुलिस का, आप तीनों को देखिए, फायदा करेगा ही करेगा। और जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको अपने आप में एहसास हो जाएगा कि हाँ यह क्वेश्चन हम पढ़े हैं, पटापट आप मारिएगा। हकीकत यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया है? तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है। किसने किया है? ग्राहम बेल ने। और टेलीफोन का आविष्कार भी किसने किया है? ग्राहम बेल ने। माइक्रोफोन और टेलीफोन दोनों का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है। लेकिन टेलीविजन का आविष्कार जो किया है वह जे.एल. वेयर ने किया है। लेकिन अगर पूछेगा मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया है, तो मार्टिन कूपर ने किया है। मुँह से मोबाइल, मुँह से मार्टिन, याद रख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और मोबाइल फोन में रेडियो तरंग प्रभावित होता है। कौन सा तरंग प्रभावित होता है? रेडियो तरंग। और रेडियो तरंग का खोज किसने किया है? तो याद रखिएगा मार्कोनी ने किया है। किसने किया है? मार्कोनी ने। और अगर बात करते हैं हम लोग जो है कि बेतार का तार का खोज किसने किया है, तो बेतार के तार का खोज भी मार्कोनी ने किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार पहली बार किस व्यक्ति को दिया गया था? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए दिया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए दिया जाता है। और इसका शुरुआत 1992 से हुआ है। कब से हुआ है? 1992 से हुआ है। और यह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जो बने थे वो आपके मदर टेरेसा बने हैं, याद रखिएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहली महिला कौन बनी है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार देविका रानी रोड़ी को दिया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चकमा किस देश के शरणार्थी हैं? तो चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी है। कहां के शरणार्थी है? बांग्लादेश के। आगे बढ़ते हैं। ए सर्कुलर एजेंडा पुस्तक किसने लिखा है? अरुण शौरी ने। किसने लिखा है? अरुण शौरी ने। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे कम वर्षा किस जगह पे होती है? तो विश्व में सबसे कम वर्षा सहारा मरुस्थल में होती है, याद रखिएगा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, याद रखिएगा। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। और भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है, याद रखिएगा, उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और यह भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, टंगस्टन का बना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा साइंस को ले लेते हैं, जो कि एक पेज आपको डेली साइंस देते हैं, आप लोग साइंस याद रखिएगा डेली। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो वह न्यूक्लिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल जो बने होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। आगे बढ़ते हैं, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो खोज किया था मेल्विन केल्विन ने, उन्हें ही नोबेल पुरस्कार मिला है। और याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का इकाई का नाम है क्वांटोसोम। आगे बढ़ते हैं, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। क्या मारिएगा आंसर? लैक्टिक अम्ल के कारण थकावट होती है, और दूध दही में भी लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो याद रखिएगा, लिम्फोसाइट या लसीकाणु। लिम्फोसाइट या लसीकाणु याद रखिएगा। और लिम्फोसाइट जो कहते हैं वो डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। और आरबीसी को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग को बताना है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 20 से लेके 120 दिन तक होता है, याद रखिएगा। और आरबीसी का जो सबसे मुख्य कार्य होता है वह हमारे शरीर में जो है कि आपको हवा या ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचना, और हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण करने में कुल 23 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड? 23 सेकंड में रक्त एक बार से सर्कुलेट होकर पूरे शरीर में भ्रमण करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा, क्योंकि एकमात्र धमनी फुफ्फुस धमनी है जो कि शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। बाद बाकी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। समझ में आ गया? बाद बाकी जो आपका जो सीरा होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। सीरा में कौन सा रक्त बहता है? तो सीरा में आपका अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनी में क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा जो होता है, जो मनुष्य में जो किडनी लगाता है, वह अपवहन पर काम करता है, यानी डायलिसिस पर काम करता है, याद रखिएगा। और गुर्दा का इकाई नेफ्रोलॉजी होता है। क्या होता है? नेफ्रोलॉजी होता है, या फिर नेफ्रॉन होता है। नेफ्रोलॉजी उसका अध्ययन हो गया, नेफ्रॉन उसकी इकाई हो गया। आगे बढ़ते हैं, किस एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उसमें रहने वाले किस पिगमेंट पर आधारित है? याद रखेगा, परितारिका या आइरिस पर। परितारिका या आइरिस पर। आगे बढ़ते हैं, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो याद रखिएगा, नेत्र सलेस्मा या कंजक्टिवा। नेत्र सलेस्मा या कंजक्टिवा। आगे बढ़ते हैं, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन के मदद से होता है। और पुरुष हार्मोन का, सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन है। और महिला के सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? तो एस्ट्रोजन है। आगे बढ़ते हैं, निषेचन सामान्यतः किस अंग में होता है? तो निषेचन सामान्यतः आपका फैलोपियन ट्यूब या फिर आपका डिंबवाहिनी नलिका में होता है, और यह सामान्यतः आपको महिलाओं में ही पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम वीर्य जो रखा जाता है वह द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस पादप का सबसे बड़ा फूल होता है? तो सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया का होता है, और सबसे छोटा फूल जो होता है वह बुल्फिया का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना, किसी वृक्ष की आयु किससे ज्ञात करते हैं? तो वलय को गिनकर। किसको गिनकर? वलय को गिनकर। आगे बढ़ते हैं, और वृक्ष का जो ऊंचाई मापते हैं वो क्रेस्कोग्राफ से मापते हैं। किसके मापते हैं? क्रेस्कोग्राफ से मापते हैं। और वृक्षों का जो अध्ययन कहलाता है वह आपका डेंड्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, बिना मिट्टी के पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण जो होता है पिता के गुणसूत्र पर। किसके गुणसूत्र पर? पिता के गुणसूत्र पर। देखिएगा, जितना क्वेश्चन कर रहे हैं ना, या आपको कैसे अब विश्वास दिलाए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और फिर आपको एकदम अच्छा तैयारी हो जाएगा। यह समझिए कि किसी का 100% तैयारी नहीं हुआ है, लेकिन इजी क्वेश्चन गलती करते करते वो बच्चा का नौकरी
नौकरी लग जाता है और अच्छा अच्छा जॉब ले लेता है, कोई अपने आप में संपूर्ण नहीं हुआ है। आप लोग अगर 70% नंबर अगर लगने लगे हैं किसी भी एग्जाम में तो आपका जॉब लगना तय है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें कौन सी विटामिन की कमी होती है? विटामिन B1 की कमी होती है। यानी मक्का यानी सत्तू वगैरह जो बनता है मक्का का, गांव सब में आदमी खाता है, अगर वही चीज खाने लगेगा लगातार तो उसमें आपको विटामिन B1 का कमी हो जाएगा। और याद रखिएगा विटामिन B के कमी से बेरी बेरी नाम का रोग होता है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। आगे बढ़ते हैं। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीज से। किससे प्राप्त होता है? बीज से। और कपास का सबसे अधिक उत्पादन जो करती है वह गुजरात करती है। और कपास का जो उत्पादन होता है वह काली कपासी मिट्टी पर सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। और कपास को गोल्डन रेशा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा गोल्डन रेशा के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो गोल्डन रेशा के नाम से कपास को जानते हैं। सफेद रेशा, हाँ सफेद रेशा के नाम से हम लोग कपास को जानते हैं, लेकिन गोल्डन रेशा के नाम से हम लोग जूट को जानते हैं। किसको जानते हैं? जूट को जानते हैं। गोल्डन रेशा के नाम से जूट को जानते हैं और सफेद सोना के नाम से कपास को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, बिना सल्क वाली मछली कौन है? कैटफिश है। कौन है? कैटफिश है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो विषाणु को सबसे पहले शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में जो अलग किया था वह आपका स्टेनले किया था। कौन किया था? स्टेनले किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधा पर रिसर्च किया था? मटर के पौधे पर। आगे बढ़ते हैं। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया के उपचार के लिए दवा का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है? याद रखिएगा सिनकोना का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? सिनकोना का वृक्ष है। आगे बढ़ते हैं। अफीम जो एक पादप उत्पाद है यह किससे प्राप्त होता है? तो यह सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वाणिज्यिक या कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो वाणिज्यिक काग जो प्राप्त होता है वह आपका ओक के वृक्ष से, ओक या बलूत के वृक्ष से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो पश्मीना तो पता है, पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है, लेकिन किस प्रकार के नस्ल के बकरी से? तो याद रखिएगा चंगथंगी नाम के बकरी से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। मवेशियों में बांझपन रोग जो होता है वह किस रोग के कारण होता है? याद रखिएगा बैंग रोग। कौन सा रोग? बैंग रोग। आगे बढ़ते हैं। अधिक शराब पीने से कौन सी बीमारी से लोग मरते हैं? तो याद रखिएगा सिरोसिस रोग। कौन सा रोग? सिरोसिस रोग, जो कि यकृत को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम का सबसे मुख्य काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जेरोफाइट। क्या कहते हैं? जेरोफाइट, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। याद रखेगा वह 3 दिसंबर 1984 को जो है कि विस्फोट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी, मेहसाना, ये सब भैंस की नस्ल है। किसका नस्ल है? भैंस की नस्ल है, याद रखिएगा। और अभी जो बताए चंगथंगी वो बकरी का नस्ल है जिससे कि पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान राजस्थान के बीकानेर में है। राजस्थान के बीकानेर में है। और याद रखिएगा रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। और जिसमें एक कुबल होता है ऊंट में, उसको ड्रोमडेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दालचीनी किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा वृक्षों के छाल से। अगला सवाल, फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूल का अध्ययन एंथोलॉजी और फल का अध्ययन पोमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी का। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिस्टम ऑफ नेचर पुस्तक के लेखक कार्ल लिनियस है। कौन है? कार्ल लिनियस है। आगे बढ़ते हैं। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस। आगे बढ़ते हैं। विषाणु किसके बने होते हैं? तो विषाणु आपके न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखिएगा। वायरस, और वायरस का खोज किसने किया है? तो इवान विस्की ने किया है, याद रखिएगा। 1892 में। कब किया है? 1892 में किया है। आगे बढ़ते हैं। और जीवाणु का खोज जो किया है वह ल्यूवेन हॉक ने 1683 में किया है। आगे बढ़ते हैं।
जंतुओं में होने वाली फुट और माउथ रोग किसके द्वारा होती है? तो विषाणु के द्वारा। फुट एंड माउथ रोग विषाणु के द्वारा। और एथलीट फुट कवक से, एथलीट फुट कवक से। आगे बढ़ते हैं, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। लेमिनेरिया नामक जो है कि आपके शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, याद रखिएगा, यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है कि अब 30-40 प्रश्न कर लेते हैं। स्पीडी का जो पीछे का जो हम सेट देते हैं वह बहुत ही आपका अच्छा कंटेंट रहता है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसे देखने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी का नाम बताइए जिसके याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया, जिसे ताजमहल का फुहड़ नकल माना जाता है। याद रखिएगा रबिया दुर्रानी। क्या याद रखिएगा? रबिया दुर्रानी। रबिया दुर्रानी के ही याद में औरंगजेब ने 1678 में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल का फुहड़ नकल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिस पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है। और डेनमार्क की राजधानी कहां है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि व्यापारिक पवनें कहां चलती है? तो व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती है, उपोष्ण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। आगे बढ़ते हैं, थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? संवहन। क्या है? संवहन। और वायुमंडल और समुद्र जो गर्म होता है वह भी संवहन विधि से गर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और सभी प्रकार के मौसमी घटनाएं भी कहां घटती है? क्षोभ मंडल में घटती है, याद रखिएगा। और यहां पर विभिन्न प्रकार के जो है कि जीव जंतु भी निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अधिक केंद्रीय ईपी सेंटर का संबंध किससे है? भूकंप से है। किससे है? भूकंप से। आगे बढ़ते हैं, मपूतो किस देश की राजधानी है? तो मपूतो जो है वह मोजाम्बिक का राजधानी है। किसका राजधानी है? मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है आपको, इक्विनॉक्स वर्ष में कितने बार होता है? 2 बार। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब सूर्य की किरण ऊर्ध्वाधर पड़ती है पृथ्वी पर, यानी डायरेक्ट पड़ती है विषुवत रेखा पर। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। और यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, यानी इसी दिन और रात बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। और यह किया कब था? याद रखिएगा आपका जो है कि 1835 में, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग का काल चल रहा था। और भारत के अंदर में पहले विधि आयोग का गठन भी 1834 में लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था बेंटिंग के काल में। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में, जो कि भारत के पहले कौन थे? तो भारत के पहले जो है कि आपके महान्यायवादी थे। आगे बढ़ते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का रचना भी किसने किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो देता है वह कौन सा अधिनियम? तो याद रखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। और इसी अधिनियम के तहत भारत के अंदर में 3 शहर में 3 हाईकोर्ट का स्थापना किया गया। बंगाल में एगो किया गया यानी कलकत्ता में, उसके बाद जो है कि आपका मद्रास में, फिर आपका बंबई में 1862 में किया गया, लेकिन अधिनियम 61। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा का शुरुआत कौन गवर्नर के समय हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, याद रखिएगा। और कॉर्नवालिस के द्वारा ही कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत में नियोजन की अवधारणा यानी भारत में नियोजन की अवधारणा किस साम्यवादी देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। आगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब किया गया है? 1952 में। कब किया गया है? 1952 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि किसके किसके संयुक्त प्रभाव के कारण महासागर में ज्वार भाटा आता है? तो याद रखिएगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण महासागरों में ज्वार भाटा आता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र किस शहर में स्थापित हुआ था? पुदुचेरी में। कहां में हुआ था? पुदुचेरी में। और पुदुचेरी में ही अराविले आश्रम है जिसका स्थापना अरविंद घोष के द्वारा किया गया था।
आगे बढ़ते हैं, नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो नंगा पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश में है। कहां में है? हिमाचल प्रदेश में है नंगा पर्वत शिखर। आगे बढ़ते हैं, विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं हम लोग 18 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 18 मई को संग्रहालय दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है आप लोग को, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश। कितने न्यायाधीश? 15 न्यायाधीश होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि हिमाचल प्रदेश के किस घाटी को देव घाटी के नाम से जानते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी को, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुआ है? 1957 से। 1 अप्रैल 1957 से दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मर्डेगा पैलेस किस देश में स्थित है? तो मर्डेगा पैलेस जो है वह इंडोनेशिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पुस्तक वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन है? आर के नारायण। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन है? आर के नारायण, याद रखिएगा। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन है? आर के नारायण। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस शहर में है? याद रखिएगा, कलपक्कम तमिलनाडु में है। कहां में है? कलपक्कम तमिलनाडु में है। तो आज का बिहार पुलिस का सेशन आप लोग को कैसा लगा? आप लोग हर एक व्यक्ति अधिक से अधिक कमेंट करने का प्रयास कीजिए, और जो भी कमी लगे आप लोग जरूर उसमें लिखने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमें और भी सुचारू रूप से आपके सहायता से जो है कि हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। जो भी कमी रहेगा उसे भरपाई करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, बहुत ही फायदा हो रहा होगा। हमको पता है अगर यह व्यवस्था हमको पहले और मिला रहता, जो है कि हमको भी मिला रहता, तो और भी तैयारी मेरा जल्दी से इंप्रूव करता। लेकिन आपके लिए हम इतना सफिशियंट है कि आपको एग्जाम में हम जॉब दिलवा सकते हैं, आपको आराम से जॉब मिलेगा। बस आप लगातार सच्ची दिल से मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा भी आप गलत ट्रैक पे नहीं जाइएगा, क्योंकि आपके पीछे आपके माता पिताजी का सपना पड़ा हुआ है। वह भूखे प्यासे और बिना कपड़ा कोई खरीदे हुए आपको जो है कि पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा बेटा एक दिन सरकारी जॉब में जाएगा, उसके बाद जो है कि हम अपने सब सपने को पूरा करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी ढिलाई कर दीजिएगा तो बताइए उनके आपके माता पिता का क्या होगा, या हमारे माता पिता का क्या होगा, जो कि आस लगाए बैठे हुए हैं कि एक दिन जो है कि अच्छा दिन आएगा। तो इसीलिए आप कम से कम उनके लिए मेहनत कीजिए, जो कि आप एक सरकारी नौकरी ले लीजिए, फिर तो आप चिल मारते रहिएगा पूरे जिंदगी भर, फिर कोई बोलने वाला नहीं है। बस एक बार अपने माता पिताजी ने जब आपको जन्म दिया है तो आप उसको उस तरह से जीने के लिए घर में सिखाइए कि लोग याद करें कि नहीं, उनका बेटा जो है कि एक अच्छा जॉब ले लिया, जो कि आगे एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि आपका सही ट्रैक पे चल जाए। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।